हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित 700 प्लस MCQs अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यह जो है मास्टर वीडियो रहेगा। इसमें जो है हम लोग 1 घंटा से कुछ अधिक टाइम लग सकता है। 1 घंटा और 2 घंटा के बीच में जो है इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो लंबा होगा, आप लोग जो है धैर्यपूर्वक इसे कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। यह जो है सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर को। देखिए, इस जो वीडियो में है हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के 10 टॉपिक्स को देखेंगे। पहला टॉपिक जो है वह आपका हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका सही आंसर है आद्य शिव। पहले से मैं आंसर टिक करके रखा हूँ क्योंकि आपका जो है समय ज़्यादा न लगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो लोथल था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसका प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो इसका आंसर है बैल का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो इसका आंसर है लोथल। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो हड़प्पा था। आगे है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं। तो इसका जो आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत है क्योंकि उस समय जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसमें जो है सीधे सीधे आपका दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है मांडा जम्मू कश्मीर है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुद कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इसका जो है सही सुमेलन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका आंसर है चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में था किस नदी के किनारे स्थित है। तो सतलुज नदी के किनारे। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ। तो धौलावीरा में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इनका नाम शामिल है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर लगी है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इसका आंसर है बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे। तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो कोट दीजी जो है समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। बागेश्वर, कोटदा, बालाकोट और लोथल ये जो है किसी न किसी नदी या जलाशय के तट पर स्थित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसका जो सही मिलान है वो है आपका 1 का 2 यानी लोथल जो है गोदीबाड़ा से संबंधित है।
और कालीबंगा जो है आपका फर्स्ट यानी जूता हुआ खेत से संबंधित है। और सी जो है 4 से संबंधित है। धौलावीरा जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। और डी जो है 3 से संबंधित है, यानी बनावली में जो है पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकन नहीं हुआ है, हाथी, बाघ, गड्ढा का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, सोना और चांदी, टीन, शीशा, तांबा, कांसा, ये इन सभी से जो है परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिलता है? तो 29 का जो सही आंसर है वह आपका लोथल से जो है डबल शव का जो है कब्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन नाम से पुकारा था। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दें। तो 1, 2, 3 यानी चांदी, टीन और सोना, इन तीनों का जो है ये लोग क्या करते थे? आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो मुंडीगौक और सुतोरगोई दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो देखिए, लोथल और सुतकांगेडोर ये भी था, अल्लादीनो और बालाकोट ये भी था, कुंतासी, इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र और हाथी का, और फिर है गैंडा और भैंसा का, हिरण का, इनमें से सभी का जो है अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो 39 का जो सही आंसर है वह आपका चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? तो इसका सही आंसर है वह आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर है गुजरात से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका आंसर है चावल नहीं था, जौ, दालें, गेहूं ये सभी था, चावल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन ए जो है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया, कारण क्या है? तो वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल से भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ए और बी दोनों जो है कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है वह आपका क्या है? ए का 3, यानी ए में क्या था? तो ए में था आपका, ए में था मांडा जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और फिर आपका क्या है? तो उसके बाद है बी का 4 और सी का 1, बी का 4। तो बी का 4 में क्या होगा? तो बी में जो है दैमाबाद ये जो है महाराष्ट्र में है। और सी का जो है आपका 1 है, तो सी का 1 में होगा कालीबंगा आपको संबंधित है, वो है आपका राजस्थान से। और फिर है आपका डी जो है 2 से संबंधित है। तो डी में राखीगढ़ी किससे संबंधित है? तो वो जो है आपका हरियाणा से संबंधित है। तो इस तरह से आपका ये जो है सुमेलित करने वाला मिल गया। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। स्वर्ण, तांबा, चांदी इन सभी का हुआ है, लोहा का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था?
तो इसका आंसर है JH मैकेले। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बल्कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। क्या चीज़? तो हड़प्पा की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सूरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर है वह आपका सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। देखिए कितना विकसित था, उस समय भी व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी लोग थे। ये लोग जो है ग्रामीण नहीं थे बल्कि शहरी थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे, वो भी पक्की ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में 1 नंबर पर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। नेक्स्ट है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो लोथल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो है सही केवल 2 है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ जो है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर शेप का था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। देखिए, 1 का 2, बी का ए का जो है फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। यानी हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। और सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो है वह है आपका वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। पहला नंबर इसमें देखते हैं क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण, जादू टोने का जो है चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें जो है 10 मंडल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से यानी मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है, गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन
में कब आई, तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो उच्च वर्ण का पुरुष होगा और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह होगा तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी हो, यानी बड़े घराने की और उच्च वर्ण की जो है नारी हो और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी अगर कोई स्त्री, तो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो यौ जो है जौ को कहते थे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अर्थ का अथर्ववेद में जो अथर आता है उसका पवित्र जादू इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो इसका सही सुमेलन है सीधे सीधे। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्म कांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है, छंद जो है छंद शास्त्र से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो पाणिनि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति के अंतर्गत आता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो कुल्लू या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो इसका आंसर है इंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो प्रजापति को। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलन जो है इसका वो है आपका डायरेक्ट है। ए का फर्स्ट, राजसूय यज्ञ जो है राजा के सिंहासनारोपण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ जो है ये आपका राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। तीसरा वाजपेयी यज्ञ जो है शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। और अग्निष्टोम यज्ञ जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला तथा सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट है ये भी आपको मिलान करना है, तो देखिए डायरेक्ट पुरुषनी रावी नदी को कहते थे, सुतुद्री सतलुज नदी को, अस्किनी चिनाब नदी को, विपाशा व्यास नदी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपका संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 है। सुमेलित कीजिए, इसका भी सही सुमेलन आपका सीधे सीधे है। एक का फर्स्ट है ब्रह्मा विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह कहलाता है। दैव विवाह पुरोहितों का परिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह करने को दैव विवाह कहा जाता था। और आर्ष विवाह जो है कन्या मूल्य के रूप में एक गाय व बैल के जोड़े चुकाकर किया गया विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुमेलित कीजिए, इसमें जो है सही सुमेलन सीधे सीधे है, वह है गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते थे। लव मैरिज को जो है गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को कहते थे। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करने को राक्षस विवाह कहते थे। पैशाची विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण शामिल नहीं है, बल्कि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण ये सभी 3 ऋण के अंतर्गत आते हैं। मातृ ऋण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो गेरुवर्णीय मृदभांड OCP संस्कृति है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसका आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया, तो भगवानपुर से जो है ये हाल में प्रकाश में आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे वध योग्य नहीं माना गया है। सुमेलित कीजिए, तो इसका सही सुमेलन सीधे सीधे संग्रहित यानी कोषाध्यक्ष को कहते थे। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को, छता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था। अक्षवाप प्रतिहारी राज प्रसाद का रक्षक लेखपाल होता था। नेक्स्ट देखते हैं ऋत
ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है सही सुमेलन सीधे सीधे है, देख लीजिएगा। पुषण जो है विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, द्वास या द्वाव जगत के पिता, और अदिति देवों की महान माता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यही जो है गलत है। बाकी सभी सही है। वे अश्वों और रथों और काशियों के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे, गौ यानी गाय से, तो जो संपत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फल के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमो। नेक्स्ट है धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोनों जो है कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है तो इसका सही सुमेलन देख लीजिए। एक का सेकंड है कुब्बा जो है काबुल का प्राचीन नाम क्या था? काबुल का जो है ये जो है कुब्बा नाम था। पुरुषनी किसका नाम था? तो सतलुज का। और इसमें जो है सतलुज देखिए सतलुज का जो है पुरुषनी जो है रावी नदी का नाम था, और सदा नीरा जो है गंडक को, और शतुद्री सतलुज का। ऋग्वेद में सूक्त हैं तो 1028 सूक्त। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम थे। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को जो है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है। ऋग वैदिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये जो है गलत है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। आर्य के संबंध में जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू के बारे में ज्ञान नहीं था, जौ चावल और गेहूँ के बारे में मालूम था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है? तो यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को जो है वेद त्रयी कहते हैं या त्रयी कहते हैं। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद जो है आदि ग्रंथ है संगीत का, भारतीय संगीत का। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट है
पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है? तो इंद्र देवता के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलन देखते हैं क्या है। तो ये सीधे सीधे है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड। तो ऋग्वेद के जो यज्ञ करता है उसे होता या होत्री कहते हैं, और यजुर्वेद को अधर्वयु। और आगे देखते हैं, ये याद रखिएगा, सामवेद के जो ज्ञाता हैं उनको उद्गात या उद्गात्री कहते हैं, अथर्ववेद के ब्रह्मा कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो उलूक कन्नाद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो बद्रायन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो कृष्ण नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित थी? तो धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, मध्य अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर आधारित हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, मतलब सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद जो है यह आपका क्या है? तो स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें प्राप्त है। बी में जो है आपका, बी में सेकंड होगा, यानी यजुर्वेद जो है स्रोत और कर्म कांड से संबंधित है। सी जो है फर्स्ट है, सामवेद संगीतमय स्रोत है। और डी का 3 होगा, यानी कि अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन नदी है? सिंधु नदी। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। नेक्स्ट है 98 नंबर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा जो काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं है। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सम्मेलन है ए का 3। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। और बी का फर्स्ट है, यानी ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा। और सी जो है आपका यजुर्वेद जो है बलिदान विधि है। और सामवेद आपका ये संगीत से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट है, वैदिक युग की प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंशानुगत राजतंत्र। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारी यानी लुहारगिरी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सुमेलन जो है सीधे सीधे आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का भाग है, संबंधित वेद है। और बी का जो है धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। तीसरा गंधर्ववेद सामवेद से है। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। अब जो है अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक, वो है आपका महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। देखिए, महाजनपद काल से संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा
सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी तो तांबा थी। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए इसमें जो कथन सही है 1, 3, 4 है। पहला कथन है प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। उसके बाद है तीसरा कथन सही है 5वीं सदी के कोण के जयासाइन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 1, 3, 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो इसका आंसर है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी जैंड्रियमीज कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो नवा का जो सही आंसर है वह आपका ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट है ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस या दायर बाहु प्रथम ने। नेक्स्ट है हाइडेस्पिस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका 1, 4 है गांधार जो है तक्षशिला से संबंधित है। महाजनपद जो गांधार है उसकी राजधानी तक्षशिला, और 20 उग्रसेन है इसकी राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती था। नेक्स्ट है हरिंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो काल अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई बेबीलोन में। नेक्स्ट है सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी जो है मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं? तो भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ये का जो है बिंबिसार का जो है हरिंक वंश से संबंधित है, और कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित है, महापद्म नंद जो है ये नंद वंश से संबंधित है, बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र देखिए, मगध को जो है पटना गया के जिले को कहते हैं, वत्स जो है इलाहाबाद को, और कौशल अवध को, और अवंती मालवा को। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, किसमें? तो 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में जो है उपलब्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है सिकंदर के भारत में सफलता के निम्न कारण थे? तो इसका सही आंसर है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। तो तीनों जो है कथन सही है, चौथा कथन सही नहीं है। 1, 2, 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका 1 का 3 यानी प्रद्योत जो है अवंती से संबंधित है, और बी जो है आपका 2 यानी उदयन वत्स से संबंधित है, प्रसेनजीत जो है कौशल से संबंधित है, अजातशत्रु जो है अवंती से संबंधित है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसका भारत के कुछ गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो डेरियस था। नेक्स्ट है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वजी संघ यानी वैशाली से। अगला प्रश्न है 33 नंबर, वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था,
तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया तो अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत इनमें से जो है युद्ध के समकालीन थे। ये जो है अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है ये लोग समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग यही कारण था। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो अवंती के लिए। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य से नहीं किया? तो काशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया? तो अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में सही कौन सा कथन नहीं है? तो देखिए सभी कथन इसमें सही है। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी जो है स्थापना बृहद्रथ ने की, यह सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गृहब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। ये सभी कथन सही है। डी गलत है, यानी कोई भी उसमें ऊपर में जो है गलत कथन नहीं दिया है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का शासन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये जो है प्रभाव नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका आंसर है मगध में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापद्म नंद को जो है उग्रसेन कहा जाता है और यह जो है भयानक सेना का स्वामी था। डेरियस, जिसे दार्याबाहु प्रथम कहा जाता है, ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस जो था नहीं था। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालकों को कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है सीधे सीधे सुमेलन है। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था को कहते थे। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक कहते थे। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? तो अजातशत्रु जो है अपना राज्यारोहण के लिए यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए कुर्सी के लिए अपने पिता की हत्या की थी और उसका पुत्र भी जो है इसको अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है लिच्छवी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। महाजनपद और उसकी राजधानी। तो इसका जो सही आंसर है, ए का कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ और बी का पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र और कौशल की राजधानी कौशाम्बी और फर्स्ट वत्स की राजधानी साकेत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी नहीं था। बाकी गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र ये सभी मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। अगला देखते हैं टॉपिक, धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें इस टॉपिक से, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालीन नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये सभी समकालीन थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें स्टेटमेंट सही है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पहला है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा है, इसमें जो सही आंसर है वह आपका सीधे डायरेक्ट आंसर देखते हैं, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र ने। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये कथन पहला ये है, कारण कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के मध्य। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि से। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो जाति रहित समाज का अंतर है। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो इसका जो है सही सुमेलन क्या है देख लेते हैं। ए का फर्स्ट है, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो डायरेक्ट जो है इसका आंसर देखते हैं। इसमें है, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ और द्वितीय बौद्ध संगीति सर्वकामी से संबंधित है। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति मोगालीपुत्र 30 से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र से संबंधित है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म भी और बौद्ध धर्म भी जैन धर्म भी ये जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक, कनिष्क। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक नहीं है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये त्रिपिटक के अंग हैं और जातक नहीं है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। नेक्स्ट है, यहाँ जो है हम लोग देखते हैं ये महावीर के नाम और उसका अर्थ केवलीन नाम है। तो इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। जैन ग्रंथ का कल्प सूत्र के रचयिता तो भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, रचना के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण है। तो देखिए, उड़ीसा स्थित बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर ये सही है। आबू जो राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर है ये भी है। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गुमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा या कुशीनगर में। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य ने। नेक्स्ट जो है ये आपका मिलान करने वाला है। शुद्धोधन बुद्ध के पिता का थे। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की मौसी और विमाता। और आगे देखिए, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में।
कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है इसमें जो हमें लगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए, थोड़ा इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन लगा था तो इसमें मैं टिक नहीं किया हूँ। देखिए, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य। कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो 38 का जो सही आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सुमेलित है। 38 का जो है गौतम जो है बुद्ध का गोत्र नाम है, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, और बाकी जो है बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद बड़ा नाम जो है बुद्ध इनका रखा गया। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा जाता है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण पल्लवित हुई? तो बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी को देख करके। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध चरित बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं तो वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका अश्वघोष, नहीं मैत्रेय नाथ थे, अश्वघोष नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। वज्रपाणी जो है इंद्र देवता के तुल्य, पद्यपानी औलिकेतेश्वर से संबंधित है, और मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला अमिताभ स्वर्ग के देवता। नेक्स्ट है, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म ने जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने प्रदान किया? तो बंगाल के पाल शासकों ने। इसमें देखते हैं हम लोग जो सही सुमेलन है उसे बताना है। नालंदा, कुमारगुप्त, नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त जो संस्थापक थे। उदंतपुरी गोपाल जो है पाल वंश के जो संस्थापक थे। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश के ये से संबंधित थे। वल्लभी भट्टारक जो मैत्रक वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक पटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाहुबली से। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आध्यात्मा बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है तो क्या है? जातक है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो दूसरा और तीसरा, यानी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों के फलवत का निषेध, तप और भोग के अति परिहार इसमें था। तो दूसरा और तीसरा जो है सही उत्तर है, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इस संदर्भ में जो है दोनों कथन ए और बी सही है, यानी मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोक के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान, ऑप्शन नंबर ए सही है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपने सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान है, ऑप्शन नंबर ए बी सही दोनों है। नेक्स्ट है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार और निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना।
नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो जांत्रिक में। महावीर की माता का नाम क्या है? तो त्रिशला। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है? तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्यों यानी सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर को कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति का कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पटना का जो है पाटलिपुत्र था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन की गई थी? तो राजगृह या गृहराज में। इसको जो है सुमेलित करना है। देखिए ए का जो है ए का 3 है। जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का, और ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था इन्होंने, और निधन जो है कुशीनगर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न है भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सत्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सत्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है तो जैन धर्म से संबंधित है। देखिए कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नांकित में कथनों पर विचार करें और चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का देश नगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल वासुदेव का। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो इसका जो है मुझे भी कन्फ्यूजन लग रहा है जो आंसर टिक किया हुआ है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होना चाहिए था। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सातवातों ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का जो है सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए गए कोड से ज्ञात कीजिए। तो पहले दूसरा हुआ था राजगृह वाला, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद लास्ट में कुंडलवन। अगला प्रश्न देखते हैं
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं। शायद वाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका आंसर है स्थूलभद्र। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो नालंदा। नेक्स्ट है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है वल्लभी में। अब यहाँ से हम लोग मौर्य काल जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो मिर्जापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उसकी किसकी उक्ति है, यानी किसका कथन है? तो मेगास्थनीज का। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर है 13वां बृहद शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करते हैं? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो छठे शिलालेख में ये बात लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि है तो बेगारी को विष्टि कहा जाता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सुखाद जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान जो बांग्लादेश में है, सोहगौरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र जो है उसका पुत्र था और संघमित्रा पुत्री। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, अशोक ने मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सरेकुना यानी कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश हैं। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस यानी डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पंड था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इसका आंसर है वह आपका अजातशत्रु नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ये सभी थे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखादत्त। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संघियों के बारे में। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है, गिरनार, कंधार और टोपरा में इसका शिलालेख है अशोक का। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो कौन सा है?
विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो इंडिका है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है तो प्राकृत भाषा है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य का शास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक से संबंधित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया तो आजीवकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए एक चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त जो है ये सैंड्रोकोट से संबंधित है, बिंदुसार मित्रघात से, और अशोक जो है प्रियदर्शी से संबंधित है, चाणक्य विष्णुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया तो अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है तो शिलालेख 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया तो 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था तो इसका आंसर है अशोक। नेक्स्ट है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को जो है सदा के लिए त्याग दिया था अशोक ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है तो मुद्रा राक्षस के लिए। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, उन्होंने विकास किया था तो इसका सही आंसर है 1, 3, 4 यानी संस्कृत, कला और साहित्य और प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, सोने के सिक्के से संबंधित नहीं है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। आर कारण जो है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख थे रोक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताता है कि उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। कथन ए है अशोक के राज्यों देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो 64 आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है तो मास्की में। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है, बाकी सभी सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शैफ्ट शूंडाकार है। ये तीनों कथन सही था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की तो अशोक ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए उत्तरापथ जो है तक्षशिला से संबंधित, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी से, अवंती राष्ट्र उज्जैनी से और प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र से संबंधित है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ तो अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा तो मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की तो तीस ने। नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है तो परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिजिकल आरंभ होता
था, तो इसका आंसर है आषाढ़ यानी जुलाई से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो चोल का, उसके बाद पांड्य का, उसके बाद सत्यपुत्र का, उसके बाद केरल पुत्र का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? तो अफगानिस्तान में। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकी या वेली के प्रिंस से की जाती है? तो 81 का सही आंसर है वह आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक ने। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो अशोक को कहते थे देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश। कौटिल्य यानी चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हम लोग मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो है 2 और 3 कथन सही है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने किया था? तो इसका आंसर है कुषाणों ने। नेक्स्ट है कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये सही है, और उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये जो है कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो गांधार शैली कहते हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो महायान। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। आगे देखते हैं प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंडो फर्नीज के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कड़फिसस द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। अगला प्रश्न है, त्रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो शक ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन से सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक और कुषाण। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है वो है 18 नंबर, ईसा पूर्व 2वीं सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो बैक्ट्रिया था। नेक्स्ट है, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कशार्पण। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों और चेरों का। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन असत्य है। बाकी सभी कथन सही है, बाकी सभी जो है सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के में
पोडू के नाम से संबोधित किया गया है, तो अरिकामेडू। नेक्स्ट है मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की, तो डेमेट्रियस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया, तो मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध था, तो चीन की यूची जनजाति से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, तो अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलन करना है। इंडो ग्रीक जो है हिंद यमन से संबंधित है, शक सिथियन से संबंधित है, पार्थव पहलव से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें भी सम्मिलित करना है। राज्य है और राजधानी, तो शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी की राजधानी शक्तिमती, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की, तो कुषाण ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ, तो भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरणद्वार, और भाजा स्तूप। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की, तो बृहत कथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन बौद्धों पर अत्याचार करते थे और पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बौद्ध के में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, तो केवल 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था, तो पेशावर का। अगला प्रश्न है चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था, तो गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, तो इसका आंसर है मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, तो कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनती थी, तो सीसा से। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था, तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की, तो सातवाहन। नेक्स्ट है भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया, यूनानियों ने। भारतीयों का महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया, तो कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी, तो कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे, तो कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश में। सातवाहन राज्य की राजधानी थी, तो पैठन यानी प्रतिष्ठान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, तो हाल। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, तो 56 का जो सही आंसर है वो देखते हैं। 3, 1, 2, 4 है, यानी सबसे पहले 3 होगा। 3 में क्या है, तो 3, 1, 2, 4 यानी शुंग, सातवाहन और गुप्त, उसके बाद चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया, तो बैक्ट्रियन ग्रीक ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। शासक और उपाधि, तो देखिए A का 5 है, यानी अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। B का जो है, B में कनिष्क है और इसको जो है देवपुत्र भी कहा जाता था। और C को 2 कहा जाता था, यानी खारवेल को जो है कलिंग चक्रवर्ती, और कुमार गुप्त को जो है महेंद्रादित्य कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो 57 ईसा पूर्व से। 57 या 58 इसी तरह का रहता है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, तो 1 का 4 है, यानी विक्रम संवत जो है आपका 57 ईसा पूर्व से। और शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व से। शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व से। गुप्त संवत जो है ये 320 ईस्वी से। और कली संवत जो है ये आपका 3102 ईसा पूर्व से।
नेक्स्ट है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका आंसर है कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नौ वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी ईसा पूर्व में की? तो पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति के पद पर। कन्नौ या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था तो मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का। सातवां टॉपिक जो है संगम काल है, पहली से तीसरी सदी ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकापियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य के बारे में कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस युग के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर की रचना कुराल या मुपाल को कहा जाता है? तो तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है? तो शिल्पादिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो मणि मेखलई को। पुहार यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो कारिकाल को। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला है क्वेश्चन। चेर जो है सेन गुट्टवन से संबंधित है, चोल कारिकाल से संबंधित है, पांड्य नेंडुजेलियन से संबंधित है। नेक्स्ट है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है? तो कावेरी डेल्टा से संबंधित है। प्लिनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में निकलते थे? तो इसका आंसर है कोलवे। नेक्स्ट है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है। नेक्स्ट है संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पुहार और मुशीरी ये जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? तो कथानक में जैन तत्व से। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्ननी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सेनगुट्टवन। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन तमिल का गैर गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो जैन से। तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोलकापियम को माना गया है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का नहीं उल्लेख है, चेर पांड्य और चोल का उल्लेख है। नेक्स्ट है संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था यानी विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकापीर ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक कविताओं के संकलन सुमेलित करना है। देखिए चेर जो है राज्य जो चेर था राजकीय चिन्ह था धनुष, चोल राज्य का बाघ और पांड्य का मछली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है और सामने आमने इसका भी आंसर है। तोलकापियम जो पुस्तक है इसके लेखक तोलकापीर और शिल्पादिकारम इसके लेखक इलांगो आडिगल और मणि मेखलई शीतलेत सतनार और जीवक चिंतामणि तिरक देवर। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है इसमें भी। प्रथम संगम इसके अध्यक्ष
अगस्त से द्वितीय संगम अगस्त से और तोलकापीर तृतीय संगम नकीरर। नेक्स्ट देखते हैं, अब गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 319 से 540 ईस्वी के अंतर्गत जो आता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने। दिल्ली के महारैली के कुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो इसका आंसर है अग्निमित्र। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका आंसर है गुप्त वंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण नहीं लिखा था, मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने ही लिखा था, विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी ने ही लिखा था। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ यानी धार में, बाघ या धार। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। तो 1 2 3 4 5 जो है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को। कथन ए है, प्राचीन काल में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर जो है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि से। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो रूपक। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए, तो विशाखदत्त जो है नाटक से संबंधित है, वराह मिहिर जो है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है, चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त जो है ये गणित से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो गुप्त युग को। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये कारण नहीं था, बल्कि कारण क्या था? तो गुप्त वंश के पतन का जो कारण था, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये कारण था। हुनों का आक्रमण हो गया था, ये भी कारण था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी कारण था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर स्वयं को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो समुद्रगुप्त ने ऐसा कराया था सिक्कों पर। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन देखें, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? तो चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। नेक्स्ट है, इसका सही सुमेलन है शासक और अभिलेख। तो समुद्रगुप्त जो है ये प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय महारौली लौह स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से और बुधगुप्त जो है पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। इसमें भी सुमेलित करना है मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी प्रकार जो है चंद्रगुप्त से संबंधित है। वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त से, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय से और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। इसमें भी सुमेलन करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम शासक जो है इसका उपाधि महाराज धीराज का उपाधि था। समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम था। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। आगे देखते हैं, इसके बाद जो है क्वेश्चन 33 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। शासक और उनके पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी जिसे कहते हैं, रामगुप्त के पत्नी ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, रुद्रसेन की प्रभावती गुप्त। इसमें जो है
इस बुक में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे जो है एक भी अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसको जो है आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं। पहली बार आप लोग नॉर्मल में देखिएगा या 1.5 के स्पीड में देखिएगा, उसके बाद जो है थोड़ा बढ़ा करके भी देख सकते हैं और इसको जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग फ्लॉप नहीं कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा प्राचीन भारत के इतिहास से, आप लोग उसको ज़रूर बना के आइएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। सर्व राजोछेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मेलन करना है। तो रचनाकार और रचना, आर्यभट्ट, इसके रचनाकार जो है आर्यभट्ट थे और रचना क्या था? तो आर्यभट्टियम, आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम। धन्वंतरी नवनीत कम, ब्रह्मगुप्त ब्रह्मा सिद्धांत, वराह मिहिर पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। इसका जो है सही सुमेलन देख लेते हैं क्या है। भक्ति प्रांत जो है प्रशासकीय विभाजन हुआ था, प्रशासक थे ऊपरी। विषय जिला विषयपति, नगर नगरपति, ग्राम ग्रामिका। तो इसका सीधे जो है सही आंसर है ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी सुमेलित है। महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। और जो सुमेलित नहीं है महाश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है। अगला देखते हैं क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को, और अपरहत भूमि जंगली भूमि को, खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहते थे। अगला प्रश्न जो है वो है आपका कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति रविकृति की है, ये गलत है। किरात अर्जुनियम भरावी की है और दश कुमार चरितम दंडिन से संबंधित है और मृक्ष कटिकम शूद्रक से संबंधित है। कौन सही सुमेलित नहीं? तो भर्तृहरि मेघदूत, ये गलत है। बाणभट्ट अष्टांग हृदय से संबंधित है, कामंदक नीतिसार से और विशाखादत्त मुद्रा राक्षस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं श्रेष्ठी निगम से संबंधित है, सार्थवाह व्यापारी से, कुलिक परिवार से, पुग जातियों की समिति से। नेक्स्ट है मिहिर कुल का संबंध था हुंड से। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे तो मौखरी। अगला प्रश्न है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो अपनी जंगरोधक के कारण। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा और शिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ गुफाएं। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी तो कहाँ? उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है अब जो है यहाँ से आपका 9वां जो टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल यानी गुप्तोत्तर काल जिसे वर्धन वंश कहते हैं 647 ईस्वी तक। इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद एक लास्ट और बच जाएगा, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वेनसांग का ये स्टेटमेंट है। अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान को अग्रहार कहते थे। आगे देखते हैं घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था तो खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ है तो क्या है? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो 1/6 से 1/10 तक। नेक्स्ट है मौखरी शासकों की राजधानी थी तो कन्नौज में।
अगला प्रश्न देखते हैं, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ह्वेनसांग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन ने। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो कौन सा नगर था? तो इसका जो आंसर है वह आपका मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, तो विशाखा दत्त। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो सियूकी की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी या बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वांग वेन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो 14 साल। ह्वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया? 643 ईस्वी में करवाया, तो कन्नौज में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका? विक्रमादित्य प्रथम ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दिए? तो हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, इसको जो है क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो 1 का 4 है। हर्षचरित कादम्बरी, इसके लेखक जो हैं बाणभट्ट हैं। और नीतिशतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, इसके लेखक जो हैं भर्तृहरि हैं। और सी का जो है 3 है, यानी सूर्य शतक का मयूर। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, इसके लेखक हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो कालिदास। बाकी बाणभट्ट, भर्तृहरि और मयूर था। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति, अश्वसेना, उपयुक्त सभी कथन सही है। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वर्मन ने। नेक्स्ट है, इसको जो है राज्य और राजधानी, तो वर्धन जो है थानेश्वर, वर्धन की राजधानी थानेश्वर, मौखरी की राजधानी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी पुरिका, मैत्रक की वल्लभी है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो इसका भी सही आंसर जो है वह आपका 1 का 4, यानी 1 का 4 क्या है? वर्धन का पुष्यभूति। और बी का 2 है, यानी मौखरी का ईशान वर्मा। उसके बाद देखते हैं, सी का 3 है, यानी वाकाटक का विंध्य शक्ति। और मैत्रक का जो है 1 है, यानी मैत्रक का जो है भट्टार्क। आगे देखते हैं, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई तो वैजयंती और वनवासी को। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध
राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील, हून, हरिण, केसरी, महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज। सकलो तारापथनाथ किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग विविध प्राचीन भारत का विविध देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। पुरपाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो शिकार। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट है, स्वपनवासवदत्तम के लेखक हैं? तो भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंदपन हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकमेडु। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन काल रूप है? तो ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो गेहूं और जौ। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र को। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका हितोपदेशक के लेखक हैं? तो नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 58 ईसा पूर्व से। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले नगर संस्कृति, उसके बाद जो है लोहे का हल, उसके बाद चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा तो 601 होगा। इसको सुमेलित करना है। देखिए, एक आचार्य है गुप्त जो है देवगढ़ से संबंधित है, चंदेल जो है खजुराहो से संबंधित है, चालुक्य जो है बादामी से संबंधित है, पल्लव जो है पनमल्लय से संबंधित है। इसको भी जो है सुमेलित करना है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 डायरेक्ट जो है सुमेलन है। चेर जो है करियूर वंजी से संबंधित है, चोल जो है पुहार या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर से संबंधित है। बाकी तीसरा जो है सी से संबंधित है, यानी पांड्य जो है कोरकई और मदुरई से संबंधित है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखादत्त हैं। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी और बौद्धों के लिए भी। कौन सुमेलित नहीं है? तो जैन धर्म बाइबिल से संबंधित नहीं है, हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान और बौद्ध धर्म धम्मपद है। जैन धर्म का जो है पवित्र पुस्तक क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष का जो है ये है, सही नहीं है। बाइबिल जो है ईसाई धर्म के लिए है धार्मिक ग्रंथ। तो जैन धर्म का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा। और बाकी जो है इसमें 30 में मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त का, सौंदरानंद अश्वघोष का। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन हर्ष का है, ये गलत है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का है, भवभूति कन्नौज के यशुवर्मन का, दंडी नरसिंह वर्मन का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगल के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो अरिकामेडु इसका सही आंसर है।
ताम्रशम यानी ताम्रप्रशन काल, चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका जो आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। सुमेलित करना है। रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में है, द्वारका आपका गुजरात में है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन। मालती माधव के लेखक थे, तो भवभूति निम्न में से कौन सा मानव नवीनतम समझा जाता है? तो क्रिक्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता द फादर ऑफ द हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है या इतिहास का जनक। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच। निम्न अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र इसका सही आंसर है। तो मित्रों, आज जो है प्राचीन भारत का इतिहास कम्प्लीटली यहीं समाप्त हो जाता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जो है अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ही मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है सभी प्रश्नों का MCQs फॉर्म में जो है कम्प्लीटली वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके अपने सभी मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से सभी का भला हो जाए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।